हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुविधा ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पर बैक टू बेसिक आपका पूरा सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके आप चेक कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है, इसका डे टू डे लाइफ में यूज कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने में या फिर किसी भी चीज में यूज कैसे करते हैं। तो देखिए कि फिजिक्स में हम लोग अलग अलग क्वांटिटी से रोज फेस करते हैं, फ्रॉम द साइज ऑफ अ टिप ऑफ अ पेन टू द साइज ऑफ अ माउंटेन। क्योंकि हम लोग को माउंटेन का भी साइज देखना है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग का भी साइज देखना है, साथ ही साथ बहुत ही क्वांटम लेवल पे, बहुत ही छोटा लेवल पे उन लोग का भी साइज हम लोग को देखना है, चाहे इसका ये पेन का टिप क्यों ना हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग साइज डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। तो अगर वो सब हम लोग को एक्सप्रेस करना है, अब उतना आसान नहीं है कि हम लोग यहाँ पे फुट रूलर में लेंगे और टेप से लेके नाप लेंगे कि ये 4 मीटर का, ये 5 मीटर का है। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा यूनिट हो सकता है या तो बहुत ही छोटा यूनिट हो सकता है। तो अगर उस तरह का रहता है तो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ 10 में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पावर ऑफ 10 में, ठीक है। तो ये मेथड है, तो दैट इज, तो ये मेथड क्या है, तो a into 10 to the power b। क्या है? a into 10 to the power b, ठीक है। तो पावर ऑफ 10 में हम लोग यूज करते हैं और यहाँ पे हम समझेंगे कि a और b एक्चुअल में क्या है। तो ये a भी एक नंबर है और b भी एक नंबर है। ओके, तो a का जो वैल्यू होगा ना, a का वैल्यू जो होगा वो आइदर ग्रेटर देन होना चाहिए 1 या तो इक्वल टू होना चाहिए 1। क्यों? क्योंकि ये जब हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में फॉर्मेशन जो मिला है, अगर a का वैल्यू अगर हम 1 से कम डाल देते हैं, मान लेते हैं 0 डाल देते हैं, तो ये पूरा टर्म को क्या बना देगा? 0 बना देगा। पूरा टर्म को क्या बना देगा? 0 बना देगा, जिसके कारण a का जो वैल्यू है मिनिमम क्या रहना चाहिए? आइदर इक्वल टू 1 रहना चाहिए और नहीं तो ग्रेटर देन 1 रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे a ये बताता है, अब b क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर है। ओके, तो अब इसका एग्जांपल देखें, पावर ऑफ 10 हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको गिवन है कि डायमीटर ऑफ जो सन है वो है 1.39 into 10 to the power 9। कितना है? 1.39 into 10 to the power 9, जो कि बहुत ही बड़ा है। अब उसका कंपैरिजन में अगर डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे ले रहे हैं, अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो उसका साइज कितना है? 1.06 into 10 to the power -10। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डायमीटर है बहुत ही बड़ा है और इसका जो डायमीटर है बहुत ही छोटा है कंपैरिजन में। तो हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे कि ये कितना बड़ा है। तो अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, नाउ लेट अस कॉल दिस वन इज a1, ठीक है। अगर मान लेते हैं जो डायमीटर ऑफ सन है इसको a1 कह दिए और ये वाला जो डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसका पावर हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? a2 कह दिए। तो अगर डिफरेंस निकालना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? a1 a2 लिखेंगे। a1 a2 लिखेंगे तो a1 का वैल्यू क्या है? 9 है और a2 का वैल्यू क्या है? -10 है। तो ठीक है ना, तो a1 -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 19। तो डिफरेंस कितना आ गया? 19 आ गया। इससे हम लोग क्या पता चला कि जो डायमीटर ऑफ सन है वो एक्चुअल में कितना बड़ा है हाइड्रोजन एटम से? 19 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा है किससे? हाइड्रोजन एटम से। कौन? तो सन। तो सन क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का काफी अच्छा यूज किया है। अगर इसको यूज नहीं करते, मान लेते इसको यूज नहीं करेंगे, तो क्या आप डायमीटर ऑफ सन को बता सकते हैं? इजीली बताना बहुत ही मुश्किल है। उसी तरह हाइड्रोजन एटम जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो हम लोग को जैसे रेंज है, मान लेते हैं हम लोग को कभी कभी इलेक्ट्रॉन का भी साइज निकालना है, प्रोटॉन का भी निकालना है, न्यूट्रॉन का भी निकालना है और कभी कभी हम लोग को निकालना पड़ेगा पूरा, यहाँ पे मान लेते हैं अर्थ का भी निकालना पड़ेगा, सन का निकालना पड़ेगा, ठीक है। अर्थ का निकालना पड़ सकता है, सन का निकालना पड़ता है। तो ये सब का वैल्यू निकालने में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आप लोगों ने देखा ये वाला फॉर्म, ठीक है, a into 10 to the power b, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे a और b मैंने दो नंबर बताया था, अगर a जो है अगर वो लेसर देन 5 हो जाए, क्या हो जाए? लेसर देन क्या? 5 या तो फिर इक्वल टू 5, या क्या हो जाए? इक्वल टू 5 हो जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं 1? तो विद द हेल्प ऑफ राउंड ऑफ मेथड, ठीक है। ये जो राउंडिंग ऑफ करते हैं ना, कोई भी नंबर रहता है अप्रोक्सीमेट उसको लेके चलते हैं, तो ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है। किसी नंबर को अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर लेसर देन 5 और इक्वल टू 5 रहा, ये दोनों केस लेसर देन 5 और इक्वल टू 5 ये दोनों में से कुछ एक रहा, ठीक है, a का वैल्यू, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे? वहां पे a को राउंड ऑफ करके 1 लिख देंगे। सिमिलरली अगर b रहा, ठीक है, अगर b रहा, अगर वहां पे क्या रहेगा? ग्रेटर देन 5, क्या रहेगा? ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। तो अगर 5 से ज्यादा बड़ा रहा तो हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं? 10 लिख देते हैं। तो a में ध्यान रखिएगा 1 लिखते हैं और यहाँ पे b में क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं, अगर ग्रेटर देन 5 रहा तो ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है। अब मान लेते हैं साइज के अकॉर्डिंग
विद द हेल्प ऑफ साइज, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने दो चीज को डिवाइड किया। किसको डिवाइड किया? एक हो गया आपका माइक्रोकोस्म, दूसरा हो गया मैक्रोकोस्म। ये माइक्रोकोस्म क्या होता है? तो ये जो माइक्रोकोस्म है ना, फॉर द स्मॉलर पार्टिकल, जैसे क्वांटम लेवल का जितना भी आपका पार्टिकल है, क्वांटम लेवल का मतलब बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक है। क्वांटम लेवल का जितना पार्टिकल है, जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया, और क्या हो सकता है, तो जितना एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो ये सब का जब साइज का बात होगा, जब स्मॉलर वर्ल्ड का बात होगा, ठीक है, ये स्मॉलर के लिए है। अगर स्मॉलर वर्ल्ड का बात होगा तो आपको वहां पे माइक्रोकोस्म कहना है। और वही अगर यहाँ पे सन, ठीक है, सन का बात हो, स्टार्स का बात हो, गैलेक्सीज का बात हो, अर्थ का बात हो, तो अगर इसको क्या कहेंगे? लार्जर वर्ल्ड कहेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम लोगों ने दो चीज में कैटेगरी में डिवाइड किया, माइक्रोकोस्म एंड मैक्रोकोस्म। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, तो अब हम देखेंगे अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लेंथ, ठीक है। अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लेंथ हो गया, ठीक है। तो अदर प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लेंथ में नंबर 1 आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। काफी यूज किया होगा आप लोगों ने, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या, ठीक है। तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? सन है, ठीक है। ये क्या आपका सन है और ये रहा आपका अर्थ, ठीक है। ये सन है, ये अर्थ है। इसका सेंटर से और इसका सेंटर से जो मेरा डिस्टेंस होगा, ये दोनों के बीच में जो मेरा एवरेज डिस्टेंस होगा, कहाँ पे? सन और अर्थ का एवरेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसको जब कैलकुलेट किया गया तो कितना आया था? 1 एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल टू 1.5 into 10 to the power 11। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे वैल्यू कितना बड़ा है, ठीक है। 1.5 into 10 to the power 11। अच्छा, यहाँ पे अगर सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है? अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर जैसे हम लोग को क्या बड़ा यूनिट अगर पता रहता है तो किलोमीटर पता रहता है, मीटर पता रहता है, ये सब पता रहता है। तो अगर किलोमीटर के टर्म्स में होता है कि सन और अर्थ के बीच में कितना है, तो कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। सोच सकते हैं आप, सन और अर्थ के बीच में कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है ये दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसी को कहते हैं कि एवरेज डिस्टेंस जो रहेगा सन और अर्थ के बीच में, देखिए सेंटर से रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। वैल्यू यहाँ पे आपका गिवन है 1.5 into 10 to power 11 मीटर, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर, ठीक है। लाइट जो रहता है, लाइट ईयर क्या कहते हैं? लाइट है आपका, ये क्या है आपका? लाइट है, ठीक है। और क्या है ये? वाई यहाँ पे आपका ईयर को बता रहा है। तो लाइट ईयर क्या होता है? मान लेते हैं आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना है, आप लोगों को पता होगा, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है। तो लाइट का स्पीड ये है। तो एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर रहा है? एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम या स्पेस में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर कहते हैं, ठीक से। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, सॉरी फॉर द नॉइज। ओके, तो 1 लाइट ईयर कह रहे हैं, लाइट को ट्रैवल करने में, ठीक है, 1 साल लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 साल लग रहा है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, इट इज नोन एज क्या? लाइट ईयर, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना रहेगा तो 1 लाइट ईयर हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो लिखना ही पड़ेगा कि स्पीड क्या है लाइट का, इनटू क्या हो जाएगा? 1 ईयर टाइम, ठीक है। तो जैसा आप लोगों का क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग अगर डिस्टेंस का बात करते हैं तो क्या हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम, है ना। यहाँ पे स्पीड आपका देखिए कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, मतलब 1 साल में कितना ट्रैवल करता है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 3 into 10 to the power 8 ये स्पीड हो गया, और 365 दिन, एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा, ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट, और यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेट करने पे अप्रॉक्स हम लोगों को कितना मिलता है? 9.46। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितना मिल जाता है? 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। ये है 1 लाइट ईयर का वैल्यू, 1 लाइट ईयर का वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, तो अब हम बात करते हैं पार्सेक का, ठीक है। पार्सेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्सेक का दूसरा नाम आपका पैरेलैक्टिक सेकंड भी है, ठीक है। तो ये यूनिट किसके लिए है? तो फॉर एक्सप्रेसिंग, ठीक है, फॉर एक्सप्रेसिंग, ठीक है, फॉर एक्सप्रेसिंग लार्जर डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया स्टार्स, गैलेक्सी, ये सब डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पार्सेक यूज करते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पार्सेक होता क्या है। ओके, तो इट इज द डिस्टेंस एट व्हिच आर्क ऑफ लेंथ
इक्वल टू द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। कहने का मतलब ये एक तरह का डिस्टेंस है, ये क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, तो एक डिस्टेंस पे, ठीक है, एक डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्क को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक आर्क को ड्रॉ कर रहे हैं, और ये आर्क का जो लेंथ है ना, ये आर्क का जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। कौन, तो कोई डिस्टेंस पे अगर हम लोग एक आर्क बना रहे हैं और उस आर्क का लेंथ अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये क्या बना रहा है, वहां से ये सबटेंड कर रहा है अपना एंगल को, वो जो आर्क है जिसका लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो अगर अपना सबटेंड कर रहा है, अपना क्या एंगल बना रहा है, तो ये एंगल जो है ना वो 1 सेकंड के बराबर है। वो कितना के बराबर है, 1 सेकंड का एंगल बना रहा है। तो इट इज द डिस्टेंस एट व्हिच आर्क ऑफ लेंथ कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, और जहां से जो आपका एंगल बन रहा है वो 1 सेकंड का बन रहा है। दैट इज नोन एज पार्सेक। इसी को क्या कहते हैं, पार्सेक कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अर्थ है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डिस्टेंस पे गए और ये जो बना है ना, ये वाला जो हम लोग क्या बनाए, ये वाला आर्क बनाया, एक तरह से क्या है, आर्क है, जिसका लेंथ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये आर्क जैसा काम कर रहा है यहाँ पे, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो अर्थ है और यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस, तो जैसे कि बात हुआ है कि वो वहां पे जाके 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो आपका आर्क का लेंथ है, वहां से वो एंगल बनाएगा कितना का, 1 सेकंड का बनाएगा। कितना का बनाएगा, 1 सेकंड का बनाएगा, ठीक है। तो ये जो जहां से ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं वहां पे बनाएगा, तो ये अर्थ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 पार्सेक। तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 पार्सेक, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे, देखिए हम लोग को पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है। तो r इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्क बाय थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, आर्क बाय थीटा लिख सकते हैं, ओके। तो 1 पार्सेक यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो है ना पार्सेक, ये आपका रेडियस की तरह काम कर रहा है। ये जो पार्सेक है आपका लिखा, ये अर्थ से लेके ये ऑब्जर्विंग पॉइंट तक ये आपका एक रेडियस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया रेडियस की जगह क्या, पार्सेक लिख दिया, ठीक है। और आर्क क्या है, तो आर्क का लेंथ क्या था, आर्क का लेंथ तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था। तो ये आपका क्या बता रहा है, आर्क को बता रहा है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है वो आर्क को बता रहा है, और ये थीटा को बना रहा है। क्यों, क्योंकि वहां से सबटेंड कितना कर रहा है, 1 सेकंड का बना रहा है एंगल, तो ये आपका क्या बता रहा है, एंगल को बता रहा है, दैट मींस थीटा को बता रहा है। तो ये जब कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू डाला जाता है, तो कितना आता है, 3.1 into 10 to the power 16 सेकंड। कितना आ जाता है, 3.1 into 10 to the power 16 सेकंड। ये टर्म्स ऑफ सेकंड है। और वही अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखा रहेगा तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.07 into 10 to the power 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। तो अगर लाइट ईयर देखना है तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 6.3 into 10 to the power 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, लाइट ईयर के टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे हम लोग मिल जाएगा 3.26, यहाँ पे हम लोग लाइट ईयर हम लोग को मिल जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है कि एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस एट व्हिच आर्क ऑफ लेंथ, तो ये अप्रॉक्स नापा गया 31 ट्रिलियन किलोमीटर। अगर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर बताना है तो आप देख सकते हैं कितना लार्ज है, 31 ट्रिलियन किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपका पार्सेक है, ठीक है, ओके ओके। तो इससे पहले जितना भी हम लोग मेजरमेंट देखे वो लार्जर ऑब्जेक्ट के लिए था, लार्जर डिस्टेंस के लिए था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे स्मॉलर लेवल पे, क्वांटम लेवल पे हम लोग किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या यूनिट है। तो यहाँ पे नंबर 1 आपका आ जाता है माइक्रोन, ठीक है। तो माइक्रोन का लिखा हुआ है म्यू एम, क्या लिखा हुआ है, म्यू एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। अब 3 क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, इसको आप लोगों ने काफी यूज किया होगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, तो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। नाउ फर्मी, ठीक है, ये फर्मी क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी को हम लोग एक्चुअल में कहते हैं फेम्टोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, फेम्टोमीटर, ठीक है। ये फेम्टोमीटर ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है फेम्टो का, दैट मींस 15, क्या मतलब होता है 15, क्या मतलब होता है, ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है 15। इसलिए यहाँ पे देखिए 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये यूज क्यों होता है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर, मतलब जो न्यूक्लियस का साइज रहता है उसको मेजरिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे फर्मी या फिर फेम्टोमीटर का यूज करते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा छोटा एरिया रहा तो बहुत ही ज्यादा छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, ये सब का कंपैरिजन में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बाण यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बाण, ओके। तो बाण इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाण इज इक्वल टू 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटर में एक्सप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मीटर एक तरह का स्टैंडर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक मान लेते हैं मॉडरेट लेवल है जहां से आपका
हायर मेजरमेंट भी हो सकता है लेंथ का और लोअर भी। तो सारा हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मीटर में बताने का। ओके, तो अगर इससे रिलेटेड अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, नाउ इनडायरेक्ट मेथड यूज इन अ लेंथ मेजरमेंट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में दो आ जाते हैं, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका आ जाता है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, एक हम लोग का मॉडरेट लेंथ भी होता है। मॉडरेट लेंथ कहने का मतलब जो हम लोग मेजर कर सकते हैं इजीली, ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, विद द हेल्प ऑफ क्या, मीटर रॉड। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मीटर रॉड से भी उसको मेजर कर सकते हैं, फुट रूलर से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग मेजरेबल है ना, और टेप से भी मेजर करते हैं, मेजरिंग टेप से, और क्या कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह का जितना भी लेंथ है जिसको हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग मॉडरेट लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो जब भी ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग जब मेजर करते हैं डायरेक्टली वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से, तो हम लोग को वहां पे एक प्रॉब्लम आता है, क्या आता है, लिस्ट काउंट, कि जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सबका क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। तो ये लिस्ट काउंट होता क्या है, तो द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, द मिनिमम या फिर डिस्टेंस नहीं, द मिनिमम मेजरमेंट, ठीक है, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन इंस्ट्रूमेंट मेक। क्या बोल रहे हैं हम कि लिस्ट काउंट किसको कहेंगे, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन इंस्ट्रूमेंट मेक। मान लेते हैं आपके पास फुट रूलर है ना, फुट रूलर सबके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, इस तरह करते रहता है। तो यहाँ पे भी क्या है, यूनिट है बहुत सारा, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है ना, 0 1 2 3 4 इस तरह रहता है। तो 0.1 0.2 0.3 इस तरह रहता है। तो अगर मान लेते यही स्केल का अगर हम बात ले लेते हैं और हम पूछेंगे कि ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, तो ये क्या है, मान लेते ये सेंटीमीटर में हम लोग रहता है मेनली, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये 0.1 कितना सेंटीमीटर ये मेजर कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये इसका मिनिमम एक डिवीजन का वैल्यू है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। तो ये वाला जो स्केल का मैं बात कर रहा हूँ तो उसका लिस्ट काउंट क्या हो गया, तो उसका लिस्ट काउंट क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज का जब कीजिएगा तो वहां पर लिस्ट काउंट सब रहता है, सारे इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग रहता है। तो दैट इज नोन एज लिस्ट काउंट, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन इंस्ट्रूमेंट मेक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, अब आता है आपका एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट और इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ऐसा कोई टावर है, ऐसा कोई बिल्डिंग है जिसका हम लोग मेजर कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर उस तरह का एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो उसको किस तरह से उसका हाइट को मेजर करेंगे, जैसे मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर मेजर करना है, इस तरह रहेगा तो किस तरह से मेजर करते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी हम लोग क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे BA by AC, दैट इज H by L। यहाँ L क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है A और C से लेकर। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस बता रहा है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मेरा, और ये H क्या है, हाइट ऑफ अ टावर है। तो वी कैन राइट H is equal to L into tan अल्फा। तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ अ टावर हो गया। तो ये किसका निकल गया, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट का अगर हाइट निकालना है तो L into tan अल्फा लिख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब बहुत बड़ा बड़ा, जैसे स्काई स्क्रीपर नहीं होता, स्काई स्क्रीपर जैसे यूएस में है और फिर इंडिया में भी है, मुंबई साइड कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा रहता है। या फिर लेंथ ऑफ अ रिवर कह लेते हैं, लेंथ ऑफ रिवर कह लेते हैं। अगर इस तरह का अगर हम लोग को कुछ मेजर करना रहा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। उसको डायरेक्टली हम लोग मेजर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ट्रायंगल हम लोग ने लिया है, ए बी डी और सी यहाँ पे लिया। तो दो एंगल हो गया, एक हो गया अल्फा और एक हो गया आपका बीटा। सॉरी फॉर द नॉइज। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया दो एंगल अल्फा और बीटा। तो पहले हम छोटा बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए, ठीक है, ए डी एंड बी। तो ए डी बी लेते हैं, तो AC का डिस्टेंस है मेरा L और DC का मान लिए हैं D। तो ये AD का कितना होगा, तो L प्लस D होगा। अब यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, कॉट बीटा लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, कॉट बीटा, बड़ा बड़ा ट्रायंगल है इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, कॉट बीटा लगा रहे हैं। दैट इज क्या आ जाएगा आपका L प्लस D। ठीक है, ये L प्लस D यहाँ पे टोटल लेंथ हो गया आपका, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये आपका सेकंड। और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है कौन वाला, A B और C, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉट अल्फा। तो यहाँ पे लेंथ क्या है आपका, L दिया हुआ है और हाइट क्या है, हाइट तो दोनों में सेम रहेगा एज इट इज। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और यहाँ से इक्वेशन हम लोग को क्या मिल गया 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे 1 में से 2। ठीक है, तो 1 - 2। तो जैसे 1 - 2 करेंगे तो हम लोग को टोटल हाइट कितना मिल जाएगा, D अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो ये वाला फार्मूला आपका बन गया इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए, और एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए बन गया ये वाला, किसके लिए, तो हाइट निकालने के लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है, तो उससे पहले हम लोग समझें कि पैरेलैक्स मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, इट इज द एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पष्ट रूप से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट में बिकॉज़ ऑफ द चेंज इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोलते हैं ना कि नजरिया बदल गया तो सब कुछ बदल गया।
तो उसी तरह यहाँ पे अगर नजरिया मेरा बदल गया तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट हमको क्या दिखेगा, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया किसका, ऑब्जेक्ट का। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट जो क्रिएट हो रहा है उसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पैरेलैक्स कह रहे हैं। अगर उस तरह समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ लेफ्ट आई से, किधर से, लेफ्ट आई से, राइट आई को मैंने बंद कर दिया, लेफ्ट आई से देख रहा हूँ, और फिर लेफ्ट आई से राइट आई से देख रहा हूँ, लेफ्ट आई को बंद कर दिया। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, हल्का सा शिफ्ट कर जाएगा, ये रिलेटिव शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया है, ये शिफ्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो ऑब्जर्विंग जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल गया, ठीक है। तो द रिलेटिव शिफ्ट इन अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड कॉल्ड द पैरेलैक्स, इसी को क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये रहा मेरा लेफ्ट आई और ये रहा मेरा राइट आई। तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एक और यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट आई से देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट रहा, तो ये जो आर्क लेंथ बनाएगा ना, ये जो आर्क है, तो ये आर्क लेंथ बनाएगा, तो लेफ्ट और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, उसी को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं, एंड दिस बी इज नोन एज बेसिस, इसी को क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट आई एंड द राइट आई इज नोन एज बेसिस, और ये जो सबटेंड करेगा एंगल एट द ऑब्जेक्ट, जैसे लेफ्ट आई और राइट आई से यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के पास एंगल बना रहा होगा, यही एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलैक्टिक एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलैक्टिक एंगल कहते हैं। तो पैरेलैक्टिक एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे क्या है, जो लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में बन रहा है, दैट इज बी, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, और रेडियस क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ पे लेफ्ट आई और राइट आई दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एस हो गया, यहाँ पे क्या रेडियस की तरह काम कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू बी बाय एस। तो एंगल सबटेंड बाय द बेसिस एट द ऑब्जेक्ट ओ, दिस इज नोन एज पैरेलैक्टिक एंगल। अब पैरेलैक्स मेथड होता क्यों है, इसको यूज क्या है, तो मान लेते हैं कोई भी हम लोग का नियर बाय स्टार है, क्या है, नियर बाय स्टार है, क्या है, नियर बाय स्टार हम लोग का प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो वो जो अगर हम लोग उसका डिस्टेंस मेजर करना रहा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरेलैक्स मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड आप लोगों ने समझ लिया, अब उसको यूज यहाँ पे किस तरह से हो रहा है वहां पे अब हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं यार मेरा अर्थ है, ये मेरा क्या है, अर्थ है, और ये रहा मेरा पूरा अर्थ का जो मेरा सरफेस, आउटर सरफेस, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट मान लिया, मतलब स्टार कहने का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट मान लिए। तो ये आर्क के मदद से यहाँ पे क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। तो ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। ये थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे एक E1 और एक E2 है। अब अगर हम लोग डायरेक्टली हम लोग देखना चाहें तो ये जो एंगल जो बना रहा है ना ऑब्जेक्ट, इतना ज्यादा छोटा है, इट इज सो स्मॉल दैट वी क्रिएट टू ऑब्जर्विंग, ठीक है, इतना छोटा बना रहा है कि वो नेग्लिजिबल है, तो दिखेगा ही, ठीक है, वो एंगल समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग क्या किए, खुद से दो यहाँ पे मान लिए E1 एंड E2, दैट इज टू ऑब्जर्विंग पॉइंट। एक सरफेस पे यहाँ पे कोई मान लेते हैं ईस्टर्न साइड पे खड़ा है, और एक क्या मान लेते हैं वेस्टर्न कंट्री में कोई खड़ा है, ठीक है, एक इंडिया में है तो एक यूएस में, इस तरह से कोई दो ऑब्जर्विंग पॉइंट मान लिए हैं, ठीक है, एट अ सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब क्या हो गया, अब E1 जो है, E2 है, यहाँ से भी क्या एक प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग साइमल्टेनियस नहीं देख सकते हैं। साइमल्टेनियस करने का मतलब यहाँ पे एक साथ नहीं देख सकते हैं ये जो एंगल बन रहा है एट E1 एंड E2, और दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो हम लोग कहेंगे कि पैरेलैक्स मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों साथ में तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। हम लोग क्या किए, खुद से एक ऑब्जर्व मान लिया, यहाँ पे क्या कर लिए, खुद से एक सिलेक्ट कर लिए हैं ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, जैसे यहाँ स्टार था ना, तो खुद से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए और इसको ये मान के चल रहे हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस और डायरेक्शन पे है U1 से भी और E2 से भी, मतलब ये जितना यहाँ से है इतना यहाँ से है, और ये जितना यहाँ से है ये यहाँ से है, तो ये हम लोग इक्वल मान के चल रहे हैं। सो वी सिलेक्ट O डैश, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो O डैश है, whose direction and the position is same from E1 and E2, ठीक है। तो ये बना रहा है, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला एंगल देखेंगे, कौन सा, O डैश E1 एंड O डैश E1 एंड O, ये तीनों के बीच में एंगल क्या है, φ1 है, और यहाँ पे दोनों के एंगल के बीच में क्या है, O E2 एंड O डैश, तो φ2 है, ठीक है। तो हम लोग ये जो थीटा जो पूरा बन रहा है, इसको हम लोग टोटल मेजरमेंट क्या बोलते हैं। तो अगर ये वाला पूरा एंगल आ जाए मेरा क्या, तो E1 O एंड E2, अगर ये मेरा पूरा आ जाए तो ये जो पूरा थीटा है ना, ये कवर हो जाएगा, ये थीटा कवर हो जाएगा। अब देखेंगे जब ये कर रहे हैं तो थीटा बन क्या चीज रहा है, तो φ1 और φ2 से बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, φ1 + φ2 वी कैन राइट थीटा, क्या लिख सकते हैं, थीटा। दैट मींस ये जो पूरा एंगल है वो बन जा रहा है। तो अब हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इससे पहले पैरेलैक्स मेथड में मैंने बताया कि s = b/θ निकालते हैं ना, b/θ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b एज इट इज रहेगा, थीटा क्या बन गया मेरा, इट इज द सम ऑफ टू एंगल क्रिएटेड बाय these two observing point, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जर्विंग पॉइंट मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। तो इसमें तीन लेवल हो गया, पहला तो हो गया थीटा, तो डायरेक्ट इतना छोटा है जो दिखेगा ही नहीं। नंबर 2 क्या हो गया, अब E1 E2 मान भी रहे हैं तो वो साइमल्टेनियस होना पड़ेगा, कहने का मतलब दोनों साथ साथ दिखना चाहिए, तो वो भी फेल हो गया। तो हम लोग क्या किए, एक ऑब्जर्विंग पॉइंट यहाँ पे खुद से मान लिए, सॉरी ऑब्जर्विंग पॉइंट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट खुद से मान लिए, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग
सॉरी फॉर द नॉइज। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद से हम लोग निकाल रहे हैं कि ये मान के चल रहे हैं कि इससे जो है ये तो इक्वल नहीं रहा, यहाँ से साइमल्टेनियस दिखेगा, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट को बनाया और दोनों को मान के चल रहा है दोनों से इक्वल और इक्वल डायरेक्शन में दिखेगा। तो हम लोग जब एंगल फाइंड आउट करते हैं तो कुछ इतना आता है और डिस्टेंस क्या निकल गया ये। तो ये पूरा पैरेलक्स मेथड का यूज है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एको। ठीक है, तो एको क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। सिंपली समझना, आप लोगों ने काफी मूवी में देखा होगा, है ना, काफी मूवी में देखा होगा और खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। कहीं भी पहाड़ पे, हिल पे, अगर कहीं पे भी आप लोग जा रहे हैं तो वहां पे आप लोग ये देखते हैं कि कभी भी हम लोग चिल्लाते हैं, ठीक है, तो वो फिर क्या होता है, घूम के वो वाला आवाज हम लोग के पास वापस आता है। तो इसलिए हम लोग एक तो सिंपली क्या कहेंगे, द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। होता क्या है कि जो ये जो मेरा साउंड निकल रहा है, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ से कोई चिल्लाया, ठीक है, और यहाँ पे कोई हार्ड ऑब्स्टेकल रहता है, ये कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है, कोई हार्ड सा ऑब्स्टेकल है, तो उससे क्या जाता है, ये टकराता है और ये फिर वापस कर देता है अपना साउंड वेव को। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का एको क्रिएट होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एको क्रिएट, एको कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आता है कि अगर मान लेते सामने हिल है तो एको का हेल्प से हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करें। यहाँ पे कोई सामने मान लेते हैं ये हिल रहा मेरा, ठीक है, ये सामने क्या है, हिल, और यहाँ पे कोई पर्सन मेरा क्या है, यहाँ पे पर्सन, ठीक है। तो अगर हम ये एको कर रहे हैं मतलब ये आवाज यहाँ पे फिर हम इससे कैसे पता करेंगे कि ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है, इसके बाद तो आपके जो हिल के बीच में, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हिल है, यहाँ पे वो पर्सन है, ये शाउट किया, ठीक है, ये चिल्लाया यहाँ से, तो जैसे ही चिल्लाया तो ये आवाज यहाँ पे गया, ठीक है, और हिल से टकराया फिर से वापस आ गया। तो मान के चल रहे हैं कि ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हिल और ये पर्सन के बीच में, वो मान लेते हैं डी है। क्या है, डी है, ठीक है। तो यहाँ से वो चिल्लाया और फिर ये आवाज यहाँ पे टकरा के वापस आया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ पूरा लग गया, मान लेते हैं टाइम, कितना लग गया उसको टाइम ये करने में, थोड़ा टाइम लग गया उसको टी। ये पूरा प्रोसेस में मतलब आवाज पहले गया, टकराया, फिर वापस आया, ये पूरा केस में हम लोग क्या बोले, टाइम जो है आपका टी लग रहा है। ओके, तो टाइम जो आपका टी लग रहा है, तो अगर एक प्रोसेस का बात करें तो कितना लगेगा, अगर मान लेते सिर्फ आने का देखें या फिर जाने का देखें तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, क्या t/2 हो जाएगा। ये t मेरा यहाँ पे टोटल है, t मेरा यहाँ पे क्या है, टोटल है, और अगर सिर्फ t/2 देखते हैं तो सिर्फ 1 पोर्शन है, 1 पोर्शन है कि नहीं। अब आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्पीड को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, स्पीड को मान लेते हैं स्मॉल यू, क्या मान लेते हैं, स्मॉल यू, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको मान लिया s, और यहाँ जो स्पीड था उसको मान लिया u, और टाइम मेरा कितना लग रहा है एक तरफ है, क्योंकि एको को कैलकुलेट करना है, तो t/2 कितना लग रहा है, t/2। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला क्या मिल गया, s = u × t/2। तो ये आपका फॉर्मूला बहुत ही जगह काम करने वाला है। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द हिल। उसी तरह अगर मान लेते हैं रेडार है, ठीक है, उसी तरह मान लेते हैं सोनार है, ठीक है, तो वहां पे भी इस तरह से ही यूज करेंगे। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द अर्थ। मतलब जो भी इंफीरियर प्लैनेट है सन और अर्थ के बीच में, तो उसका डिस्टेंस किस तरह से मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सन एज वेल एज अर्थ, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ इंफीरियर का मतलब समझ लेते हैं। हैविंग एन ऑर्बिट बिटवीन द सन एंड द अर्थ, मतलब अर्थ और सन के बीच में जो ऑर्बिट जो रहता है, जैसे एग्जांपल क्या है आपका वेनस और मरकरी है, ये दोनों का ऑर्बिट भी उसके जो बीच में रहता है, बिटवीन में रहता है, उसी को यहाँ पे इंफीरियर प्लैनेट को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल बना दिया, ऑर्बिट्स बना दिया, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरा सन है, ये मेरा प्लैनेट है मरकरी मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है REP लिख दिए हैं, इसको RPS लिखते हैं, P और यहाँ S क्या बता रहा है, P फॉर प्लैनेट, S फॉर सन, इसी तरह RES लिख दिए हैं, P फॉर अर्थ और S फॉर सन, ठीक है। अब ये जो एंगल बना रहा है ना ये वाला प्लैनेट के बीच में, ठीक है, तो ये एंगल बना रहा है कितना का, 90 डिग्री का बन रहा है, कितना का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे दो चीज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे दो चीज आ जाता है, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अगर हमको प्लैनेट और सन के बीच में डिस्टेंस निकालना है तब कैसे निकाल लेंगे, और अगर डिस्टेंस निकालना है प्लैनेट और अर्थ के बीच में तब कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए जब डिस्टेंस फाइंड कर रहा था प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, साइन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन आया कहाँ से, देखिए सन जो है और प्लैनेट जो है ये अर्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे क्या बना है, एंगल बना रहा है, एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ इलोंगेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इलोंगेशन, ठीक है। ये एंगल ऑफ इलोंगेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से करते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन एप्सिलॉन लिखा है। साइन एप्सिलॉन क्या होता है, साइन का फॉर्मूला P/h। ये मेरा परपेंडिकुलर है, देखिए ये परपेंडिकुलर है ये वाला, ये मेरा हाइपोटेनस और ये मेरा क्या है, बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने,
P by S, that is PS by SE। तो RPS डिवाइडेड बाय RES लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और RPS का सब्जेक्ट बना के यहाँ पे वैल्यू लिखा है, क्योंकि ये सब सारा मेजर होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, इसलिए मैंने यूनिट में sin एप्सिलॉन इनटू AU किया है, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे प्लैनेट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ sin यूज किया, तब क्या यूज करेंगे cos एप्सिलॉन। तो cos का क्या होता है V by S होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे PE by SE, PE by देखिए यहाँ पे PE ये हो गया आपका P और H क्या है आपका वही SE था, तो PE by SE और उसको R से रिप्रेजेंट कर दिए तो REP by RES, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं और REP का वैल्यू आ गया cos एप्सिलॉन AU। यहाँ पे भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं है, तो ये दो डिस्टेंस आपको फाइंड करने कभी-कभी आता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे जितना भी है, ठीक है, अगर उसका डिस्टेंस अगर हम लोग को मेजर करना रहा तो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो इसमें नंबर 1 आ जाता है आपका टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम। अगर साइज ऑफ एटम अगर हमको निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। तो अब जो एवोगाड्रो का जो हाइपोथेसिस था, एज पर हाइपोथेसिस ऑफ एवोगाड्रो the actual volume occupied by the atom in 1 gram substance is 2/3 of a volume of a 1 gram of substance। कहने का मतलब the actual volume occupied by the atom in 1 gram substance। मान लेते हैं एक सब्सटेंस है, मान लेते हैं एक सब्सटेंस है और ये बहुत सारे इसमें एटम होगा, ठीक है। तो इसमें से मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ, मान लेते हैं ये एटम को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और ये एटम जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इस सब्सटेंस में, जितना भी वॉल्यूम घेर के रखता है एक एटम, क्योंकि एक सब्सटेंस बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, तो एक उसमें से एक एटम हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और ये एटम जितना भी जगह घेरता है इस सब्सटेंस में वो क्या होगा, वो 2/3 होगा, 2/3 होगा टू द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। मतलब एक एटम जो होगा यहाँ पे कितना जगह घेर रहा है, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मतलब जितना भी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस था ना 1 ग्राम जितना था उसका 2/3 हो जाएगा एक यहाँ पे जितना वॉल्यूम घेरता है। तो अगर मान लेते हैं m यहाँ पे कैपिटल M मान लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट है ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं किसका, उस सब्सटेंस को। ये जो सब्सटेंस हम लोगों ने लिया है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, m है। और इसमें तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा 1 ग्राम में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एटम, तो n डिवाइडेड बाय m। हां n क्या बता रहा है, आपका एवोगाड्रो नंबर को बता रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें n नंबर जैसे था ना कितना था 6.022 into 10 to power 93 इतना ही था, तो इतना एटम्स आपका रहता है, ठीक है, सब्सटेंस में। तो नंबर ऑफ एटम्स जो रहता है तो इतना कंटेन कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम निकालना है तो n डिवाइडेड बाय m करेंगे, n डिवाइडेड बाय m। यहाँ n क्या है, टोटल एटम्स को बता रहा है, m क्या है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जो यहाँ पे हम लोगों ने माना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस, उसको हम लोगों ने माना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे एटम का निकालना चाहते हैं तो उसका कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है, उसका कुछ रेडियस होगा, उसका वॉल्यूम होगा, तब क्योंकि ये जो एटम वो स्फेरिकल नेचर का है इसलिए उसका जो वॉल्यूम है उसका हो गया 4/3 πr3, ठीक है। और उसका रेडियस को हम लोगों ने क्या माना है, इस एटम का r माना है। अब डेंसिटी भी यहाँ पे लेना है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस को हम लोगों ने क्या ले लिया, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं ना, रो कहते हैं, तो हम लोगों ने रो ले लिया। तो v इज इक्वल टू दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/ρ होता है, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू अगर हमको लिखना रहा तो क्या लिख सकते हो, 1/ρ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम निकालना है। देखो तो वॉल्यूम ऑफ एटम 1 ग्राम में कितना टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना घेर रहा है, तो अगर निकालना है तो पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम हम लोग यहां निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एटम कितना है, तो n/m कितना है, n/m है ना। तो n/m इनटू एक वॉल्यूम कितना था, स्फेरिकल वॉल्यूम कितना था, 4/3 πr3। और ये किसके बराबर हो जाता है, क्योंकि एक एटम कितना जगह घेर रहा है, तो 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इसलिए 2/3 ऑफ वॉल्यूम। v का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 1/ρ फ्रॉम द डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये सब सारा को इक्वेट कर दिया और यहां से क्या है, ये r को सब्जेक्ट बनाया और ये r का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, तो क्या आ गया मेरा m/2πn ρ डिवाइड और पूरा का होल क्यूब कितना आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ r क्यूब है, ये क्यूब उधर चल गया तो 1/3 हो गया पावर में, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, r का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। ये जो 2 है आपका, यहाँ देखिए आप 2 है तो 2 जो 4 कट जाएगा, ये 2 पाई बचेगा यहाँ से। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, टू फाइंड द मतलब हम लोगों ने साइज एटम का साइज हम लोग निकाला, तो फार्मूला क्या बन गया, तो रेडियस हमको लोग पता होना चाहिए, तो m डिवाइडेड बाय 2πn ρ का पूरा का पावर 1/3। नाउ तो हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मासेस का। ओके, तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो ये जो एटॉमिक मास यूनिट है आप लोगों ने काफी सुना होगा, जिसको AMU भी कहते हैं, ठीक है। ये किस में यूज होता है, तो ये इट इज यूज्ड टू मेजर द एटॉमिक मासेस एंड द न्यूक्लियर मासेस। ये दोनों को मेजर करने के लिए हम लोग ये यूनिट का इसका यूज करते हैं। तो AMU मतलब एक्चुअल में क्या है, तो AMU क्या होता है, AMU इज डिफाइंड एज 1/12
ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये जो कार्बन हम लोगों ने 12 लिया है तो इसमें जितना भी नंबर ऑफ एटम्स है उसका हम लोगों ने एक एटम को ले लिया, एक एटम को हम लोग ले लिया और इसका 1/12 निकाला, 1/12 मास ऑफ वन एटम, मतलब कार्बन 12 में से एक एटम लिया और उसका 1/12 मतलब 12वां हिस्सा निकाला अगर इसका मास का, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, एमयू कहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही छोटा चीज है। ठीक है, तो मास ऑफ, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कितना एटम्स रहता है तो मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स रहता है, और कार्बन 12 इतना एटम्स रहता है। आप लोगों को इसे प्रीवियस वाला वीडियो में आप लोगों को ये बताया गया है। ठीक है, इतना एटम्स है, इक्वल टू कितना है, 12 ग्राम है। कितना होता है, 12 ग्राम रहता है। तो अगर निकालना रहेगा एक के लिए तो कितना होगा, 1 एटम के लिए तो 12 डिवाइडेड बाय दिस, मतलब यूनिटरी मेथड, इतना के लिए इतना है तो इतना के लिए कितना होगा, तो उतना डिवाइड कर देंगे तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो 1 एमयू को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 एमयू शुड बी लाइक 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, कितना है, तो ये है भैया कि 12 ग्राम इज इक्वल 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23, ये वैल्यू है, और इसका 1/12 होता है तो 12वां हिस्सा निकाल लिए इसका, तो कितना आ गया, तो 1.66 × 10⁻24। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 1 एमयू के बराबर आ गया। ठीक है, अब एक मेजरिंग डिवाइस है जिसको हम लोग मास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ? मास स्पेक्ट्रोग्राफ काम आता है, ये जो हम लोग जितना मेजरमेंट कर रहे हैं ना एटम का मास, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मास, ये सब मास को मेजर करने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोग्राफ का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा यूनिट। ठीक है, मास के लिए सबसे बड़ा यूनिट चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, CSL। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट हैं हम लोग के। ठीक है, तो चंद्रशेखर जो लिमिट था वो क्या कहते थे कि ये इस तरह से डिफाइन होता है, तो 1/4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अ सन। अब मास ऑफ अ सन कितना ज्यादा है, कितना है, तो 1.989 × 10⁻30 kg है। क्या है, मास ऑफ अ सन है, इसका 1/4 टाइम्स, मतलब 1/4 टाइम्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 × 1.989 × 10⁻30। ये डिफाइन करता था कौन, ये जो लिमिट हम लोग को दिया था तो ये दिए थे चंद्रशेखर ने दिए थे, और इन्हीं को कहते हैं हम लोग चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, और इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ अ मास, सबसे बड़ा यूनिट यही है मास का मेजरमेंट के लिए। ओके, नाउ तो मास तक का वो यूनिट हो गया। ठीक है, CSL हम लोग ने देखिए। अब आपका आ जाता है टाइम मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो आपका एक हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना टाइम लगता है डीके करने में, उसको भी हम लोग टाइम का परफेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन कह लीजिए। ठीक है, ये भी यूज करते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक भी हम लोग यूज करते हैं। एटॉमिक क्लॉक में क्या होता है कि जितना भी एटम्स रहता है वो जितना वाइब्रेट करते रहता है ना, तो उसको भी हम लोग मेजर करते हैं एक्यूरेसी के लिए और टाइम के लिए। ठीक है, ये आपका रह जाता है फॉर टाइम मेजरमेंट। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक कर दें, और प्लीज से प्लीज आप सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द शेयर भी करें। ठीक है, और जितने भी लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे क्योंकि ये बैक टू बेसिक आपका पूरा सीरीज चल रहा है, सो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।